नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का कोशाग्राही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हर एक वंश को पढ़ रहे थे जहां हमने पहले शासक बिंबिसार को यहां देख लिया था और एक्चुअली में हम मगध का उत्कर्ष को ही देख रहे थे। जो आपके 16 महाजनपदों में से हमने आपको बताया था कि शक्ति के केंद्र के रूप में विकसित हुआ, वो मगध ही हुआ। और या प्रमुख हम देखें तो मगध तो प्रॉपर रूप से ही शक्ति का केंद्र बना। उसके बाद अवंती भी है, वत्स है, आपका प्रारंभिक रूप में काशी था, कौशल है। तो ये कुछ शुरुआत के 4 प्रमुख हो गए और बाद में इन सब को लीड करते हुए मगध ही क्या हुआ, सर्वशक्तिशाली हुआ या शक्ति के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उसमें कई वंश आए और हमने देखा कि मगध ही क्यों उत्कर्ष हुआ इन 16 महाजनपदों। तो हमने उसके कारण भी समझे, हमने देखे उसके भौगोलिक कारण, उसकी राजधानी की स्थिति जहाँ उसकी लोकेशन थी, सुरक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ था। फिर हमने देखा कि वहाँ गंगा की सहायक नदियों के मध्य स्थित है राजधानियाँ, तो वहाँ अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। वहीं लोहे की खोज हो गई, लोहे की खोज से विभिन्न प्रकार के कृषि के औजार बने, अस्त्र शस्त्र बने, ठीक है। और हाथी वो जंगल देखे, तो हमने भौगोलिक देखियाँ, फिर हमने आर्थिक स्थिति देखी, फिर हमने राजनीतिक स्थितियाँ देखी। तो इन सब स्थितियों को हमने देखने के बाद जो उसका मूल्यांकन हुआ पिछले वीडियो में कि मगध उत्कर्ष के कारण क्या थे, ये हमने आपको पिछले वीडियो में स्पष्ट किया हुआ है। इसके बाद निरंतर मगध में एक से बढ़कर एक शासक देखने को मिले। तो यदि प्रश्न बनता है कि प्रारंभिक वंश कौन सा था, तो बृहदत्त वंश था। इसके बारे में भी जो उल्लेख है महाभारत और पुराणों में मिलता है कि बृहदत्त का पुत्र जरासंध होता है जिसका वध भीम ने किया था, ये भी हमने आपको वहाँ बताया हुआ था। दूसरा जो प्रमुख वंश आता है वो आता है हर्यक वंश आता है, जिसमें प्रथम शासक होता है बिंबिसार, अजातशत्रु के पिता बिंबिसार होते हैं। उनके बारे में बताया कि उनको जैन धर्म में शृणिक कहते हैं, है ना, और मत्स्य पुराण में उन्हें क्षेत्रोजस कहते हैं। कई नामों से उनको जाना जाता है और उनकी नीतियों के लिए वो उनको एक्चुअली में विख्यात है। जैसे उन्होंने वैवाहिक नीतियाँ बनाई, उन्होंने 3 विवाह किए, प्रमुख विवाह काफ़ी किए पर 3 विवाह हम प्रमुख रूप से देखते हैं। जैसे हम प्रथम विवाह उसका लक्ष्मीगढ़ राज्य के आपके चेटक की पुत्री चेलना के साथ होता है ना। दूसरा उनका जो विवाह होता है वो कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला के साथ होता है, जिससे उन्हें काशी दहेज के रूप में मिलती है और उस काशी से 1 लाख रुपए का राजस्व भी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ उन्होंने एक तृतीय विवाह भी किया था मदों के साथ, और जो पंजाब वाले एरिया में आते हैं, मध्य देश कहते हैं, तो उन्हें 6 माह से उनका वहाँ विवाह हुआ था, तो उन्हें आपका वो भी। तो एक वैवाहिक नीति भी हमने आपको पिछले वीडियो में सब पढ़ाया, इसलिए इसको हम यहाँ केवल आपको रिवाइंड कराते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसके बाद उनकी मित्र नीति भी देखी गई, और मित्र नीति में भी हमने बताया था जब आपके उज्जैन के चंड प्रगोत आपके पीलिया नामक या पंडुरंग नामक रोग से ग्रसित हो गए थे, तो उन्होंने अपना राजकीय वैद्य जीवक को यहाँ पहुँचाया था। और वहीं गंधार के एक शासक थे पुष्पसारण, वहाँ एक दूत मंडल भेजा था। तो मित्र नीति भी हो गई, विवाह नीति भी हो गई। तो जो बिंबिसार ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, उनकी नीतियों की वजह से उनको जाना जाता है। और इसके साथ आक्रामक युद्ध नीति भी थी, जिसके पहला शिकार उन्होंने अंग को किया था। तो हमने उनके बारे में जितना एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है सारा बताया हुआ है। आज हमें देखना है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है बिंबिसार के पुत्र होते हैं, इन्होंने ही अपने पिता की हत्या की थी, जिस वजह से इनको कुणिक कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर एक वंश को हमने पितहंता वंश भी बताया हुआ है, क्योंकि इनकी भी हत्या इनका ही पुत्र करेगा। तो इनके बारे में ये देखना है कि जो मगध का चरमोत्कर्ष काल देखा जाए तो वो अजातशत्रु के काल में ही देखा जाता है। ठीक, तो अब इनके बारे में हम कुछ तथ्य आपको बताएंगे। अच्छा, आप देखिए, जैसे इन्होंने अपने पिता की हत्या की है, तो जिससे नाराज हो जाते हैं काशी नरेश, कौशल नरेश प्रसन्नजीत नाराज हो जाते हैं और वो इनसे युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। युद्ध होता है, युद्ध में प्रसन्नजीत की हार होती है और उन्हें संधि के स्वरूप अपनी पुत्री बजीरा का विवाह भी करना होता है। ठीक, और यानी काशी फिर इनके पास ही रहता है। भाई क्यों प्रसन्नजीत हमला करना चाह रहा है अजातशत्रु पर, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी है, तो वो प्रसन्नजीत की बहन है, बहन के पति हुए। तो इससे क्या हुआ, प्रसन्नजीत नाराज हो गए, तो उन्होंने दोबारा हमला कर दिया। हमले में हारते हैं और काशी और उनको या उन्हें अपने संधि के रूप में अपनी पुत्री को भी शादी करना पड़ती, यानी काशी अजातशत्रु के पास ही बना रहा। तो वो भी हम यहाँ इस तथ्य की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो आपका बज्जी संघ होता है 8 गणराज्यों का, उसको
उसमें भेद डालने के लिए अपने क्या कहते हैं, अपने एक कूटनीतिकार होते हैं, वश्यकार, उनको भेजते हैं और उसमें वो फूट डाल देते हैं और बज्जी संघ को भी क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। और इनके काल में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है, और उनके मृत्यु हुई है तो उसके पश्चात प्रथम बौद्ध संगति भी इनके काल में देखने को मिली है ना। इनकी हत्या भी इनके पुत्र उदयन ने की है। तो जितने भी इनके अजात शत्रु के बारे में तथ्य होंगे वो हम आपको बोर्ड पर अभी लिखा देंगे। ठीक, पहला इनके बारे में लिखते हैं, इस काल में मगध अपने चरमोत्कर्ष काल पर था। यानी मगध का जो चरमोत्कर्ष विकास होता था या अपने पीक पे था, तो वह अजात शत्रु के काल में आपको देखने को मिलता है। तो हम पहला बिंदु यहाँ से इनके बारे में बताना चाह रहे हैं कि इसका काल मगध का चरमोत्कर्ष काल था। तो लिखेंगे इनका काल मगध का चरमोत्कर्ष काल था। ठीक, यदि प्रश्न कभी बनता है कि मगध का अपने टॉप पर कब पहुंचता, पीक पर कब था, तो अजात शत्रु के काल में था। इनका उपनाम कुणिक है। क्यों इनको कुणिक कहा जाता है? क्योंकि पिता की हत्या इन्होंने की थी, इस वजह से इनको कुणिक उपनाम से जाना जाता है। वो भी आप वहां मेंशन कर लेंगे। इसके साथ साथ अपने पिता के तरह ही ये क्या थे, साम्राज्यवादी थे, यानी साम्राज्य का विस्तार करना जानते थे। तो लिखेंगे अपने पिता के तरह ही साम्राज्यवादी, या इसको लिख सकते हैं साम्राज्यवादी थे। ठीक, अपने पिता के तरह ही साम्राज्यवादी थे, यानी इन्होंने भी खूब मगध का क्या किया है, फैलाव किया है। अब आपको एक घटनाक्रम बताते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की हुई है, और पिता की हत्या हुई है तो इनके पिता थे बिंबिसार। और बिंबिसार का जो दूसरा उन्होंने शादी की थी, वो की थी उन्होंने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन, किससे, महाकौशला से। तो जब उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, तो जिससे कौशल नरेश प्रसन्नजीत नाराज हो गए। ठीक है, क्योंकि उनके बहन के क्या थे, पति थे वो, और इससे नाराज होगा कि काशी हम आपसे वापस लेना चाहते हैं, और वो युद्ध कर देते हैं, परंतु प्रसन्नजीत हार जाते हैं। प्रसन्नजीत कौन, कौशल नरेश हार जाते हैं, और संधि स्वरूप उन्हें अपनी पुत्री की और शादी करना पड़ती है, और काशी अजात शत्रु के पास हमेशा के लिए रहता है, यानी मगध में ही रहता है। तो वो भी आप एक फैक्ट लिख ले, इंपॉर्टेंट रहता है पिता की वजह से। क्या लिखेंगे आप, अजात शत्रु को अजात शत्रु पर कौशल नरेश, क्या नाम था, प्रसन्नजीत, इनके बारे में हम बता चुके हैं। प्रसन्नजीत, अजात शत्रु पर कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने युद्ध कर दिया, या हमला कर दिया। अब यहां ब्रैकेट में लिख ले, वजह क्या थी, वजह बिंबिसार की हत्या। वजह क्या होगी, बिंबिसार की हत्या किसने की थी, अजात शत्रु ने की थी। तो हमला होता है, यानी कौशल नरेश प्रसन्नजीत नाराज हो जाते हैं, युद्ध का हमला कर देते हैं। ठीक है, और जो काशी दहेज में दिया था उसको क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो हमला कर दिया, और काशी जो दहेज में दिया था उसे वापस ले लिया। ठीक,
अब युद्ध चलता है, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इन्होंने हमला किया और काशी जो उनको दिया था, काशी अपना कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। परंतु युद्ध का परिणाम क्या निकला, देखा जाए युद्ध का परिणाम क्या निकला। अब युद्ध चल रहा है तो परिणाम में यह निकल रहा है प्रसन्नजीत की हार होती है। प्रसन्न जीत की हार, मतलब उन्होंने हमला किया, वो ही हार गए, प्रसन्न जीत। हम हार हुई तो का हार के बाद क्या हुआ, इन्हें अब संधि के लिए तो लिखेंगे और संधि के लिए, नहीं तो कौशल और छुड़ा लेते वो, संधि के लिए अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजात शत्रु से करना पड़ा, ठीक। और इसका क्या रिजल्ट निकला, शादी भी करना पड़ी और पुनः काशी मगध का ही हिस्सा रहा, ठीक। समझे आप पूरी स्टोरी क्या थी। आपके जो कौशल नरेश थे प्रसन्नजीत, उनके बहन के पति की हत्या हो जाती है, अजातशत्रु कर देते हैं अपने पिता की हत्या, तो वो काशी दोबारा लेने का प्रयास करते हैं और वो काशी को लेते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। परंतु युद्ध का जो रिजल्ट निकलता है उसमें प्रसन्नजीत की हार होती है और संधि कर युद्ध को शांत करने या संधि करने के लिए उन्हें अपनी पुत्री के विवाह और करना होता है, और इसके बाद से काशी हमेशा मगध का हिस्सा रहा। तो यानी कौशल नरेश यहाँ हारते हैं अजातशत्रु से। अब अजातशत्रु ने इसके बाद और क्या किया, अजातशत्रु ने बज्जी संघ, उस समय बड़ा मजबूत संघ बन रहा था और उसमें 8 संघ थे, उनको भेद करने के लिए अपने कूटनीतिकार वत्सकार को वहाँ पहुँचाया। जो एग्जामों में प्रश्न बना हुआ है कि किसने बज्जी संघ में फूट डाली थी, उस कूटनीतिकार का नाम पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उनका नाम वत्सकार है। और वो किसके शासनकाल में थे, तो अजातशत्रु के शासनकाल में थे। उन्होंने ये बहुत बढ़िया कार्य एक किया था। अगला इनके बारे में जो फैक्ट आपको जानना है, लिखेंगे आप, अजातशत्रु ने बज्जी संघ में, या इन्होंने बज्जी संघ, ब्रैकेट में लिख लेंगे, 8 गणराज्य थे वहां में फूट डालने के लिए अपने कूटनीतिकार वत्सकार को भेजा। इन्होंने अपने जो सबसे योग्य कूटनीतिकार वत्सकार थे, इनको वहां भेजा, क्योंकि वो बज्जी संघ जो 8 संघ का बना था काफी मजबूत था, उनको बिना फूट डाले उस पर जीत हासिल करना नामुमकिन थी। तो उन्होंने अपना कूटनीतिकार वत्सकार को वहां पहुंचाया और उन्होंने वहां फूट डाली और उसमें सफलता प्राप्त की, ठीक है। और परिणाम स्वरूप क्या हुए युद्ध में, परिणाम स्वरूप सफल रहे। यानी इसका अर्थ ये निकला कि बज्जी गणराज्य या बज्जी संघ पर भी मगध का क्या हुआ, कब्जा हुआ, ठीक है। वो संघ जो था वो 8 गणराज्यों से बना हुआ था, उसमें फूट डालने के लिए अपने कूटनीतिकार को पहुंचाया, उन्होंने सफलतापूर्वक उसमें फूट डाली और जब वो उनका संगठन कमजोर हुआ और युद्ध हुआ और आपके अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर भी क्या कर लिया, अपना अधिकरण कर लिया। अब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इन्होंने कौशल को हराए जा रहे हैं, बज्जी संघ को हराए जा रहे हैं, तो इससे क्या समझ में आता है, इनके पास कुछ हथियार होंगे, लोहे की खोज हुई है, हमने बताया मगध में लोहे की खानें थी, जिससे अस्त्र शस्त्र आधुनिक बने उस समय,
भाई किसानों खेती के लिए भी बने आधुनिक हथियार और अस्त्र शस्त्र भी बने लोहे की वजह से, तो कुछ अस्त्र शस्त्र पूछ ले जाते हैं आपसे। तो आप लिखेंगे अजात शत्रु के पास आधुनिक हथियार थे। आप ताकि आपके दिमाग में ये चीज रहे कि जो जीत रहे हैं तो इनके पास कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होगी उस समय। तो लिखेंगे इनके पास आधुनिक हथियार थे। ठीक, अब पहला हथियार जो है, आपने यदि बाहुबली पिक्चर देखी हो तो उसमें आपने कई हथियार देखे हैं कि वो बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं। तो इसी तरीके के यहाँ हथियार है जिसको बोला जाता है महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक ये एक बड़े बड़े पत्थरों को सेना पर फेंकता था। तो जैसे कुछ टेक्नोलॉजी जो थी वो अजात शत्रु के सब पास थी। तो लिखेंगे बड़े बड़े पत्थरों को शत्रुओं पर फेंकना। बड़े बड़े पत्थरों को शत्रुओं पर फेंकना। ठीक, एक रथ मूसल था, स्वचालित मशीन थी जो चलता था और बहुत सारे सैनिकों का वध करता था। तो वो भी आप यहां लिखें। कई बार आपको जानकारी हो क्यों अजात शत्रु जीत रहे हैं तो उनके पास हथियार हैं। क्या लिखेंगे आप? रथ मूलक। ये क्या था रथ मूलक? तो रथ मूलक नहीं, रथ मूसल। रथ मूसल ये एक स्वचालित यंत्र था जो सेना के बीच में शत्रुओं में एकदम से चलता हुआ, आपने बाहुबली में देखे होंगे ऐसे बहुत सारे यंत्र। ठीक है, तो लिखेंगे यह एक स्वचालित यंत्र था। ठीक, तो ये भी आपने कुछ चीजें यहां जान ली। और क्या इनके संबंध में प्रश्न बनते हैं? तो एक प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उस समय मगध का शासक कौन था? ये प्रश्न बनता है। तो इसको भी आप यहाँ लिख ले एक लाइन में कि इसके काल में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 8वें वर्ष में। तो लिख लेंगे इनके काल में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक, और मृत्यु हुई थी तो इसके बाद आपको पता हो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ही बौद्ध संगतियां होती हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति आपके अजात शत्रु के समय में हुई थी। और हमने संगति याद करने की ट्रिक बताई है। आप तो राजधानियां देखें, पहली राजधानी राजगृह थी, तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई। दूसरी आपकी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। दूसरी हुई आपकी, दूसरी कहाँ हुई थी? एक हुई थी राजगृह, दूसरी आपकी वैशाली और तीसरी आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, देखो स्लिप हो जाता है इसलिए आप इसको बार बार क्या करें? रिवीजन करते रहें। ठीक है, मृत्यु हुई थी तो इनकी आप ऐसा लिखेंगे प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी अजात शत्रु के काल में हुई थी। तो लिखेंगे प्रथम बौद्ध संगति। तो आप जानते हैं ना क्या सम्मेलन होते हैं, सभाएं होती हैं। प्रथम बौद्ध संगति भी इनके काल में हुई, 483 BC में हुई थी आपकी राजगृह में, इसके बाद आपकी वैशाली में और तीसरी आपकी पाटलिपुत्र। तो आपको ये ध्यान रखना है। और क्या इनके बारे में? अच्छा, एक पॉइंट और इनके बारे में ध्यान रखना है, इनकी हत्या भी इनके एक पुत्र ने ही की थी। इनकी हत्या भी इनकी क्या की थी? पुत्र ने की थी। पुत्र का नाम उदयन था, इसलिए इस हर्यक वंश को पितहंता भी बोला जाता है। तो अंतिम पॉइंट और लिख लें, इसकी भी हत्या है, इनकी भी हत्या लिख लें आप। इनकी हत्या का मतलब अजात शत्रु की बात। इनकी हत्या इनके पुत्र उदयन ने
की थी। ठीक है, तो बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र ने और अजातशत्रु की हत्या इनके पुत्र ने की थी। ठीक है, और एक पॉइंट और आप चाहो तो लिख लो, यहाँ यही लिख लें आप। क्या लिख लेंगे? ये बौद्ध तथा जैन दोनों मतों के पोषक थे। यह जैन तथा बौद्ध दोनों मतों के पोषक थे। ठीक, बस अजातशत्रु के बारे में आपको इतना जानना था। तो क्या क्या इनके बारे में जानना था? बहुत सिंपल सा है। इसके बाद हम इनके पुत्र उदयन के बारे में, उदयभद्र के बारे में बता रहे हैं। क्या जानोगे? इनके काल में मगध अपने चरमोत्कर्ष काल में था, पहला पॉइंट। दूसरा, ये अपने पिता के भांति ही साम्राज्यवादी थे। तीसरा, कौशल नरेश प्रसन्नजित ने इन पर हमला किया था। वजह क्या थी? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, वो उनके बहन के पति लगते हैं। और हत्या हुई, युद्ध हुआ, परंतु प्रसन्नजीत की हार होती है और उन्हें संधि के रूप में अपनी पुत्री का विवाह भी करना होता है। तो काशी इनके पास ही रहता है और कौशल हारता है कुल मिलाकर। इसके बाद वज्जित संघ को भी इन्होंने हराया है। उसके लिए इन्होंने कूटनीति का उपयोग किया है और अपने कूटनीतिकार वत्सकार को भी वहाँ पहुँचाया है। ये सब जीत क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियार हैं, उनके बारे में भी हमने बताया। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं, जैसे इनको कुणक कहा जाता है पिता की हत्या की वजह से। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो इनके काल में हुई है। प्रथम बौद्ध संगति भी इनके काल में हुई है। और जैन और बौद्ध धर्म के क्या थे? ये पोषक थे। और सिंपल सा है, इतना आपको ध्यान रखना है। तीसरे इनके पुत्र का नाम आप लिखेंगे उदयन या उभयभद्र, 460 बीसी से लेकर 444 बीसी के मध्य। तो हर्यक वंश ही चल रहा है। हर्यक वंश के आप तीसरे शासक लिखेंगे उदयन या उदयभद्र। बहुत सरल सा है, आप एक क्रम में याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। कितना एग्जाम में पूछा जाता है और कितना आपको जानना होता है, इतना हम सब आपको यहाँ कराए जा रहे हैं। इतनी हिस्ट्री आप यदि पढ़ते हैं और इसको अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं एक एक चीज को, तो आपको फालतू नोट्स और पीडीएफ के चक्करों से आज़ादी मिल जाएगी। तीसरे शासक हुए इसी वंश में, जिनका नाम हम क्या बता रहे हैं आपको? उदयन है। और इन्हीं को ही उभयभद्र भी कहा जाता है। उभयभद्र, उदयभद्र। ठीक, तो ये हो गए क्या? उदयन जो हो गए या उदयभद्र हो गए, ये तीसरे हो गए हर्यक वंश में। इनका यदि टाइम पीरियड की बात आ जाती है तो वो भी लिख लें आप। इनका जो समय है 460 से बीसी से इनका 444 बीसी के मध्य आप ध्यान रखेंगे। बाकी पूरा हर्यक वंश का कितना है आपका? 544 से लेकर 412 बीसी के मध्य। अब उदयन ने भी क्या की थी? उदयन को भी पितहंता कहा जाता है कि इन्होंने अजातशत्रु की हत्या की थी। तो लिख लेते हैं, जो जो इनके बारे में 2-3 फैक्ट्स की आवश्यकता है उनको हम यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखेंगे? उदयन ने भी, या उदयन को भी पितहंता कहा जाता है। उदयन को भी पितहंता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अजातशत्रु की हत्या की है। एक प्रश्न बनता है इनके बारे में कि इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी, तो इसने सोन और गंगा नदी के मध्य, इन्होंने सोन और गंगा नदी के मध्य के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो चाहो तो ऐसा लिख लो, राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। और कहाँ थी पाटलिपुत्र? तो सोन और गंगा के संगम के मध्य जल दुर्ग के रूप में बनाई थी। और इसकी जो पहचान हुई थी वो कैसे हुई थी? कुशमपुर के नाम से पहचान हुई थी, कुशम। और राजगृह की किससे हुई थी? राजगृह की आपको पता हो, कुशमपुर
राजगिरी की हुई थी कुशाग्रपुर के रूप में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कुशमपुर के रूप में पहचान हुई थी। पाटलिपुत्र राजधानी बनाई और राजधानी कहाँ थी? सोनगंगा नदी के मध्य में थी, जल दुर्ग के रूप में थी। ठीक है, तो इनके बारे में यही प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी? तो उदयन ने बनाई थी। उदयन कौन है? उदयन आपके कौन है? आपके अजातशत्रु के पुत्र है। इसके बाद इनके 3 पुत्र हुए, तो लिखेंगे उदयन के बाद उनके 3 पुत्र क्रमवार। उदयन के बाद 3 पुत्र क्रमवार। तो कौन से 3 पुत्र हुए उनको भी हम यहां देख लेते हैं, ताकि आपको एक क्रम पता रहे कि हर्यक वंश में कौन आया कौन गया। तो अनिरुद्ध होते हैं इनके पुत्र, इनके बाद अनिरुद्ध होते हैं। अनिरुद्ध के बाद होते हैं मुंडक होते हैं, मुंडक। मुंडक के बाद होते हैं जो इनके अंतिम पुत्र होते हैं वो होते हैं नागदशक, और ये अंतिम है नागदशक, और ब्रैकेट में यहां लिख लेंगे आप अंतिम है ये। ठीक, और नागदशक जो इनके अंतिम पुत्र होते हैं, इनकी हत्या, क्योंकि जो अंतिम हो रहते हैं तो लिख देंगे इनकी हत्या, या ऐसा लिखेंगे आप इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था जिसकी हत्या उसके मंत्री, या इसकी हत्या इनके मंत्री, एक मंत्री होता है नागदशक का, उनका नाम होता है शिशुनाग। इसकी हत्या इनके मंत्री शिशुनाग ने की थी, और शिशुनाग वंश ने इनकी हत्या कर दी। और इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो आपने देखा अभी तक क्या देखा कि मगध में जो वंश हुए हैं उसमें आपने देखा कि सबसे पहले हुआ था आपका कौन सा वंश? बृहदत्त वंश। फिर हुआ आपका हर्यक वंश, और अब आपके कौन से वंश होने वाले हैं? अब आपके होने वाले हैं शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश में कितने शासक याद रखोगे आप? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उदयन के बाद उनके 3 पुत्र। 3 पुत्र में कौन कौन से? अनिरुद्ध, मुंडक, और आपके आखिरी हो गए नागदशक। नागदशक की हत्या कौन कर देता है? नागदशक की हत्या आपके उनके मंत्री शिशुनाग कर देता है, और शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। तो आप अगला हेडिंग डालेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। अगली हेडिंग डालेंगे आप शिशुनाग वंश, और इनका समय देखना है, कार्यकाल देखना है, तो 412 बीसी से लेकर आपका, क्योंकि हर्यक वंश का यही बताया था 544 से लेकर 412 बीसी तक, तो 412 बीसी तो हो ही गया। अब कब तक चलता है शिशुनाग? तो ये चलता है आपका 344 बीसी तक चलता है। ठीक, और शिशुनाग ने जो भी इनके उपलब्धियां की है, या जो इनके बारे में जानना है, तो इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी या सफलता इसको हम कह लें, वो थी क्या? अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाना। तो लिखेंगे इसकी सबसे बड़ी सफलता, इसकी सबसे बड़ी सफलता, इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती महाजनपद को जीतकर, इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती महाजनपद को जीतकर मगध में मिलाना, मगध महाजनपद में मिलाना।
यानी अवंती ने ही सबसे लंबे समय तक यदि संघर्ष किया है तो वो मगध से किया है, और शिशुपाल ने ही ये उपलब्धि हासिल की है। ये प्रश्न एमपी के पीएससी के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अवंती को किसने जीता, हर्यक वंश ने कि शिशुनाग वंश ने, तो शिशुनाग वंश ने। ठीक, अच्छा, इस वजह से एक फायदा और हुआ इन्हें, क्योंकि उस समय अवंती का, एक मिनट आप इसको यदि चाहो तो, इस समय क्या था, अवंती का जो कब्जा था या अवंती का जो अधिकार था वो कहाँ, क्या मान के चलो ये आपका अवंती है, और अवंती का जो हिस्सा उस पर वत्स था, जो इलाहाबाद पड़ता है आपका, उस पर अधीन था, यानी वत्स अवंती के अधीन था। तो जब अवंती जीत ली और ये हो गया इनका वत्स यानी इलाहाबाद, तो जब हमने मगध वालों ने, मगध है ये मान के चलो, मगध ने किसको जीता, अवंती को जीता, जीत लिया, और ये किसके अधीन है, बस ये है आपके अवंती के अधीन है, अधीन है। तो बस भी क्या हो गया, बस भी यानी इलाहाबाद पे भी इनडायरेक्टली कब्जा किसका हो गया, या अधिकार किसका हो गया, मगध का हो गया। तो लिखेंगे इस विजय के पश्चात, इस विजय के पश्चात, इस विजय के पश्चात शिशुनागों का, या इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लेना इलाहाबाद, अब तो प्रयागराज बोला जाता है, इलाहाबाद पर अधिकार हो गया, अधिकार हो गया। ठीक, ठीक है, वजह क्या थी, क्योंकि, क्यों हो गया, तो आप इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको याद रहे, क्योंकि अवंती के अधीन वत्स था। ठीक, ये हमने आपको यहाँ डायग्राम में क्लियर किया हुआ है। इसके बाद शिशुनाग ने बज्जी संघ पर भी नियंत्रण हेतु अपनी राजधानी वैशाली बदली। तो इनके बारे में प्रश्न बनता है कि वैशाली राजधानी किसने परिवर्तित की थी, शिशुनाग ने की। ठीक है, तो लिखेंगे शिशुनाग ने बज्जी संघ पर नियंत्रण हेतु अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की, ये आपने लिख लिया। लिखेंगे बज्जी संघ पर नियंत्रण हेतु, नियंत्रण हेतु अपनी राजधानी, राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर दी, कर दी। ठीक, तो आपको बज्जी संघ पर नियंत्रण हेतु अपनी राजधानी उन्होंने वैशाली कन्वर्ट कर दी, यानी मगध की अब राजधानी वैशाली किन्होंने की, तो शिशुनाग ने की। बस इनके बारे में 3 फैक्ट आपको जानना है। इसके बाद इस वंश में आता है कालाशोक, और इसको काकवर्ण भी कहते हैं। ठीक, तो शिशुनाग, क्योंकि शिशुनाग ही मंत्री थे और आए। अब नंबर 2 कौन आता है इस वंश पर, तो आते हैं कालाशोक। कालाशोक, आपको पता है कालाशोक के बारे में, इसको काकवर्ण भी कहते हैं कुछ, तो वो भी आप यहाँ लिख लेंगे। अब इनके बारे में भी कुछ जानना है। एक तो आपको हमने बताया है इन्होंने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र की, और फिर पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रही, और इनके शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। ये भी हमने आपको बौद्ध संगतियों में पढ़ाया था, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र। तो दूसरी में शासक कौन से थे, ये थे, और इसके पश्चात इनका पतन होता है और नंद वंश की स्थापना होती है। तो हम इनके बारे में 2 फैक्ट लिख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। तो लिखेंगे इन्होंने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। ठीक, इन्होंने पुनः क्या कर दिया, पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया, और फिर क्या लिखेंगे आप, इसके बाद पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रही। इसके बाद ऐसा लिख लेंगे
इसके पश्चात पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रही। ठीक, एक फैक्ट आपने देख लिया। और इनके बारे में एक और देखा जाता है, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसके बाद क्या लिखेंगे? इस वंश के पतन के पश्चात, इस वंश के पतन के पश्चात, पतन के पश्चात नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश की स्थापना हुई। ठीक, तो अगला आप क्या लिखेंगे? नंद वंश 344 से 322, यही वो नंद वंश बनेंगे आपके घनानंद, जिनकी बेइज्जती जो वो चाणक्य की बेइज्जती करते हैं, और चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उस वंश का नाश करते हैं और मौर्य वंश की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो आप एक और मगध में एक वंश और आता है नंद वंश, उसके बारे में भी कुछ आप फैक्ट्स देख लें। पहला आपने देखा शिशुनाग वंश हो गया, हर्यक वंश हो गया। अब इस मगध में एक नंद वंश और देखिए आप, और हम इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं यहाँ ईरान साइड से भारत, तो उनको भी हम देखेंगे बाद में, परंतु इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये नंद वंश, अभी हम नंद वंश को वहाँ भी पढ़ेंगे मौर्य में। तो नंद वंश की बात देखी जाए तो इसका यदि समय देखना हो तो 344 बीसी से लेके कितना? 344 बीसी से हम देखेंगे और 322 बीसी से। ठीक, और इसके बारे में कुछ फैक्ट, जैसे इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो महानंदन थे। तो आप लिख लें संस्थापक कौन थे? महानंदन थे। महानंदन। ठीक, ये हो गए क्या? इसके संस्थापक हो गए। और इसका वध यानी कि हत्या एक सूरदासी पुत्र महापद्मानंद ने की थी। तो लिख लें इनके बारे में एक फैक्ट और, इसकी हत्या एक शूद्र दासी पुत्र, नाम है महापद्मानंद, महापद्मानंद ने की थी। ठीक, तो शुरुआत में संस्थापक महानंदन हुए, फिर इनकी हत्या एक सुदासी पुत्र महापद्मानंद ने की। और नंद वंश में कुल 9 राजाओं हुए, इस कारण इसको नौ नंद भी कहा जाता है। तो एक फैक्ट और लिख लें, नौनंद वंश में 9 राजा हुए, जिसे नौनंद कहा जाता है, ठीक। अब इसमें हम किसके बारे में पढ़ लें? महापद्मानंद के बारे में पढ़ लें, जिन्होंने महानंदन की हत्या की है। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो संस्थापक तो आपके हो गए महानंदन, यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और दूसरे इसमें शासक वैसे तो 9 हुए हैं यदि कभी गिनती में पूछा जाए। और दूसरे कौन हुए हैं? महापद्मानंद, ठीक, महापद्मानंद हुए हैं आपके।
इनके बारे में, इनको कई नामों से जाना जाता है, तो इनके अनेक उपनाम हैं। तो अगला लिखेंगे इनके बारे में, इनके अनेक उपनाम हैं और प्रश्न उपनाम से ही बनते हैं। जैसे इनका पहला उपनाम है सर्व छत्रांतिक। सर्व छत्रांतक इनका एक उपनाम है, जिनको इसका मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक, तो सर्व छत्रांतक इनका नाम है। एक भार्गव नाम है, उपनाम है, भार्गव है। तो भार्गव का अर्थ होता है दूसरा परशुराम का अवतार, दूसरा परशुराम, दूसरा परशुराम का अवतार। ठीक, इसके बाद एक राट भी इनका नाम है। एक राट तो आप जानते ही हो, सभी दिशाओं को जीतने वाला, ये हमने सब बताया हुआ है आपको, सभी दिशाओं को जीतने वाला। तो ये हो गए इनके बारे में क्या उपनाम हो गए। इसके बारे में एक और देखना है कि मगध ने, इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की और तथा वहाँ एक नहर भी खुदवाई। तो महापद्मानंद ने कलिंग को भी जीता। तो लिखो, इसने प्रथम बार, इसने प्रथम बार कलिंग पर विजय की तथा एक नहर खुदवाई, तथा एक नहर खुदवाई। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है तो वो भी आप लिख लें। इसका उल्लेख खारवेल की घाती गुफा भी लेके मिलता है। तो लिखेंगे इसका उल्लेख, ये जीत का और नहर का, इसका उल्लेख खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक, तो आप इसका इस पॉइंट को भी आप लिख लेंगे। एक इनके बारे में एक फैक्ट और होता है, इनके मित्र थे व्याकरणाचार्य पढ़नी थे। ठीक, तो जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था। तो चाहो तो इनके बारे में एक दो पॉइंट और लिख लें। क्या लिखेंगे आप, इनके मित्र पढ़नी थे। पढ़नी को आप जानते हैं कौन है, वो एक पढ़नी थे। और पढ़नी है कौन, व्याकरणाचार्य हैं, व्याकरणाचार्य थे। और पढ़नी ने क्या किया है, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा है। नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक, तो इनके बारे में एक फैक्ट और आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद महापद्मानंद के बाद जो इस वंश में आता है घनानंद, वही घनानंद है जिन्होंने आचार्य चाणक्य की भरी सभा में बेइज्जती की थी। और आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रमौर्य की सहायता से इस नंद वंश को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो लास्ट लिखेंगे आप घनानंद। घनानंद आप दूरदर्शन पे पुराना वाला चाणक्य सीरियल आता है, उसको आप देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगे। इस वंश का अंतिम शासक लिखें इसके बारे में, इस वंश का मतलब नंद वंश का, इस वंश का अंतिम शासक था। पहला फैक्ट्स। और इसको सबसे ज़्यादा, या इसको एक नाम से जाना जाता है यूनानी लेखों में, वो लिख लें आप, अग्रमीज कहा गया। लिख लें आप, यूनानी लेखों में इसे
अग्रमीज कहा गया या कहा जाता था। ठीक, इसको धन एकत्रित करने का व्यसन था। अगला फैक्ट लिखेंगे, इसे धन एकत्रित करने का व्यसन था, यानी लत थी इसको। अब जब तुम धन को एकत्रित करोगे तो क्या करोगे? कर का बोझ बढ़ाओगे जनता पर, कर का बोझ जनता पर। ठीक, जब धन एकत्रित करेगा तो कैसे एकत्रित होगा धन? जनता पर नए नए प्रकार के क्या लगाया जाएगा? टैक्स लगाया, जैसे जनता क्या हो जाएगी? परेशान हो जाएगी वहां की। ठीक, इसके जो दरबार में थे दो अमात्य थे जिनको मंत्री कहते हैं, सकटाल और स्थूलभद्र। तो एक फैक्ट और लिख लें आप इसके बारे में। इसके दरबार में स्थूलभद्र और क्या नाम बताया हमने? सकटाल। ये क्या थे? ये दो जैन अमात्य थे, यहां लिख लेंगे, जैन अमात्य थे, यानी मंत्री समझ लो आप। ठीक है, और इसके काल में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इसके काल में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक, और सिकंदर की सेना इसके भय के कारण आगे नहीं बढ़ी थी। ये भी फैक्ट पूछा जाता है, आप लिख ले चाहे। यहां आक्रमण हुआ था परंतु इसके भय के कारण, इसके भय के कारण मतलब घनानंद के भय के कारण सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ी थी, अभी हम इसको भी सिकंदर का आक्रमण हम पढ़ाएंगे तो उसमें अभी उसको और डिटेल चर्चा करेंगे। आप तो अभी इतना जान ले। नंद वंश के जो शासक हैं वो जैन धर्मानुयायी थे। एक फैक्ट और लिख ले आप, नंद वंश के शासक जैन धर्मानुयायी थे और घनागंध के अकुशल शासन के कारण कौटल ने चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश का पतन कर दिया था। तो अभी क्योंकि हमें प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण देखना है, जिसमें हमें ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण देखना है। ठीक है ना, ईरानी आक्रमण में हम डेरियस प्रथम या दारा प्रथम को पढ़ेंगे और यूनानी आक्रमण में हम सिकंदर को पढ़ेंगे। तो सिकंदर के आक्रमण के समय हम घनानंद को भी और डिटेल से जानेंगे। ठीक है, कि क्या वो पूरा घटनाक्रम था, क्यों चाणक्य वहाँ पहुँचे और क्यों ये घटनाक्रम हुआ, और घनानंद इतनी शक्ति सेना इतनी ज़्यादा थी कि इसके डर से सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ी, ये बात सत्य है। तो इन सब चीज़ों पर इसको हम अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बताया है, क्योंकि इसको हमें मौर्य वंश में सिकंदर के आक्रमण में इसको भी और डिटेल से इसको बाई मैप देखना है। तो हम अगली क्लास में क्या देखेंगे? हम प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, जिसमें हम पहला आक्रमण देखेंगे आपका ईरानी आक्रमण, यानी डेरियस या दारा प्रथम का आक्रमण। तो आज के लिए धन्यवाद।